बात करेंगे भारतीय राजनीति में किस प्रकार से जाति की भूमिका होती है, कि शासन में किस प्रकार से जाति को महत्व दिया जाता है, चुनाव में किस प्रकार से जाति को महत्व दिया जाता है, उन सभी बातों का जिक्र हम करेंगे। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ते हैं। पहला बिंदु हम लेते हैं निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। तो निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका से क्या तात्पर्य है, तो देखो अपने यहाँ पर जो विधायिका है, चाहे वो विधायिका केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, उस विधायिका में क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। तो आरक्षण दो प्रकार से दिया जाता है, एक तो विधायिका में सीटों में आरक्षण और दूसरा नौकरियों में आरक्षण। तो यहाँ पर हम विधायिका की बात कर रहे हैं कि केंद्र या राज्य। तो केंद्र में विधायिका को हम बोल देते हैं संसद और राज्य में विधायिका को हम बोल देते हैं राज्य विधान मंडल। तो इस विधायिका में आरक्षण दे रखा है, ठीक है। और ये आरक्षण किसे दे रखा है, ये आरक्षण दे रखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, कि एससी और एसटी इनको विधायिका में या सीटों में आरक्षण दे रखा है। अब ये चाहते हैं, ये शुरुआत में जो आरक्षण दिया गया था ये 25 जनवरी 1960 तक के लिए था, लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन करके इसे आगे बढ़ा दिया गया। 60 से 70 फिर 80 ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 2020 तक हो गया। तो इसमें हम बात करें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये चाहती हैं कि उनका जो आरक्षण का जो समय सीमा है वो निरंतर उसमें क्या होती रहे, बढ़ोतरी होती रहे। एक बात तो ये हो रही है। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करें कि ऐसी कुछ जातियाँ जिन्हें क्या प्राप्त नहीं है, जिन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है, ऐसी जातियाँ चाहती हैं कि उन्हें क्या प्राप्त हो, उन्हें आरक्षण प्राप्त हो। तो जिन जातियों को आरक्षण मिला हुआ है वो तो उसे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, और जहाँ पर आरक्षण नहीं मिला हुआ है तो कुछ जातियाँ चाहती हैं कि उन्हें क्या मिले, आरक्षण मिले। तो इस प्रकार के सरकार के माध्यम से जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय में किसकी भूमिका होती है, जाति की भूमिका होती है। दूसरे बिंदु को हम लें, जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। तो जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में एक चीज आप देखना, तो जो भी चुनाव होता है चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, तो उस चुनाव में क्या किया जाता है, जाति को महत्व दिया जाता है। जैसे सिंपल वे में हम बात कर लें कि कोई क्षेत्र, जैसे मान लो ये शाहपुरा, हमने एग्जाम्पल लिया कि ये शाहपुरा जो क्षेत्र है, इस शाहपुरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मान लो राजपूत है। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट कौन सी जाति का खड़ा करेंगी, राजपूत। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा ताकि उन्हें क्या मिल सके, वहाँ से उनकी जीत सुनिश्चित हो सके, उन्हें ज़्यादा वोट मिले और उनकी पार्टी चुनाव में जीत जाए। तो पहली चीज़ तो ये होती है। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे मान लो एक पार्टी जैसे बीजेपी हम ले लें, तो बीजेपी ने राजपूत कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, ठीक है। दूसरी पार्टी हम ले लेते हैं कांग्रेस, कांग्रेस भी उस क्षेत्र से ही राजपूत कैंडिडेट खड़ा कर देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कई पार्टियाँ
एक जैसे ही एक जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देती हैं तो उनके जीतने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वोट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ वोट जैसे मान लो बीजेपी में जो राजपूत कैंडिडेट खड़ा उसको मिले, कुछ कांग्रेस में जो राजपूत कैंडिडेट खड़ा उसको मिले। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका जीत पाना संभव नहीं है। तो कुछ जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उस क्षेत्र में सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर मान लो राजपूत के स्थान पर यहाँ पर मान लो जाट बाहुल्य है राजपूत के बाद में, तो यहाँ पर अन्य जो पार्टी है मान लो एनसीपी पार्टी है वो अपना कैंडिडेट दूसरी जो प्रभावी जाति है उसका खड़ा कर देती है। अब उसमें क्या होगा, यहाँ पर वोट बढ़ जाएंगे और इसके जीतने की क्या बन जाएगी, संभावना बन जाएगी। तो प्रत्याशियों का जो चयन किया जाता है चुनाव में वो भी उस क्षेत्र में कौन सी जाति का बाहुल्य है उसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर किसको देखा जाता है, जाति बाहुल्य, कि जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य अधिकता है उसी कैंडिडेट को चुनाव में उसी जाति में से उम्मीदवार घोषित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं जातिगत आधार पर मतदान। जातिगत आधार पर मतदान, तो जातिगत आधार पर मतदान आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी भारत में चुनाव होता है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, या फिर अपने पंचायतों का चुनाव हो, तो उन सभी चुनाव में हम किसी जाति को आधार मान करके क्या कर देते हैं, अपना मतदान। तो चुनाव में हम अपनी भूमिका किसके आधार पर निभाते हैं, जाति के आधार पर निभाते हैं। यहाँ पर योग्यता को कम महत्व दिया जाता है, बल्कि ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता है, ज़्यादा महत्व जाति को दिया जाता है। कि जो भी चुनाव में उम्मीदवार खड़ा है, अगर आप उसी जाति के हैं तो आप उसकी योग्यता को ध्यान में न रख करके किसे ध्यान में रखेंगे, जाति को ध्यान में रखेंगे और उसे क्या दे देंगे, वोट दे देंगे। और इस प्रकार से जाति के आधार पर जब चुनाव होता है तो जाति के आधार पर ही व्यक्ति चुनाव में जीत जाते हैं। तो यहाँ पर योग्यता को कम महत्व दिया जाता है, तो चुनाव में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, जाति को दिया जाता है। फिर अगले बिंदु को हम लें कि मंत्रिमंडल कि जो भी मंत्रिमंडल बनाया जाता है उस मंत्रिमंडल में तो मंत्रिमंडल का जो निर्माण किया जाता है उस मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जातिगत क्या दिया जाता है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वो कैसे, जैसे मान लो सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग चुनाव में जीते हैं उनमें से मंत्रिमंडल बनाते समय वो क्या करेंगे, कुछ व्यक्तियों को, ठीक है, जाति के आधार पर चुनेंगे। कि जाति जैसे कुछ व्यक्ति राजपूत जाति के ले लेते हैं, कुछ जैसे मान लो ब्राह्मण ले लें, ठीक है, कुछ जैसे जाट ले लें, ठीक है, कुछ कुमावत ले लें, वर्मा ले लें, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिस जाति के व्यक्ति ने सरकार को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, उस जाति का व्यक्ति अगर मंत्रिमंडल में होगा तो उन्हें लगेगा कि सरकार हमारी है, हमारे व्यक्ति शासन में हैं। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल का या सरकार का जो निर्माण होता है उसमें जो मंत्री पद दिया जाता है उसमें ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, जाति को महत्व दिया जाता है। तो सरकार में लगभग सभी जाति के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है ताकि दूसरे व्यक्ति को लगे कि हमारी क्या है, सरकार है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें कुछ जाति के लोगों को महत्व नहीं मिलता है, तो वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि सरकार जो है वो समान महत्व प्रदान नहीं करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंत्रिमंडलों के निर्माण में किसका महत्व है, जाति का महत्व है।
फिर हम देखते हैं जातिगत दबाव समूह। जातिगत दबाव समूह। अब देखो शब्द है दबाव समूह। दबाव समूह जो होता है ना, वो आर्थिक हित पर आधारित होता है और दबाव समूह अदृश्य होता है। दबाव समूह कैसा होता है? दबाव समूह होता है अदृश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जितने भी लोग इससे जुड़ते हैं, तो दबाव समूह आर्थिक आधार पर गठित होता है, सभी के उद्देश्य एक जैसे होते हैं, वैसे ही दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब इनके हितों को नुकसान पहुंचता है कि सरकार कोई निर्णय ले और वो निर्णय, ठीक है, इनके विरुद्ध हो, तो अगर ये दबाव समूह जाति के आधार पर बनाए तो सरकार कोई भी निर्णय लेगी और वो अगर इनके क्या होगा, विरुद्ध होगा, तो ये जो व्यक्ति हैं वो सरकार को दबाने का प्रयास करेंगे ताकि उन सरकार के निर्णय को बदला जा सके। तो जातिगत दबाव समूह का उद्देश्य है कि अपनी जाति के हितों का ध्यान रखना। अगर सरकार कोई ऐसा निर्णय ले जो उनके हितों के विरुद्ध होता है तो वो सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने हितों के लिए काम करवाने पर कार्य करते हैं। तो सरकार पर प्रेशर डाल के अपने हित के लिए उनसे क्या करवाना, कार्य करवाना। तो ये है जातिगत दबाव समूह। फिर हम बात कर लेते हैं जाति एवं प्रशासन। जाति और प्रशासन में क्या आता है? तो देखो हमने बात की थी आरक्षण भारत में दो प्रकार से है। एक तो विधायिका में आरक्षण है, जैसे हमने पढ़ा संसद में और विधान मंडल में। तो संसद में तो लोकसभा में और विधानमंडल में किसमें, विधानसभा में क्या दे रखा है, आरक्षण। और ये आरक्षण किसको दे रखा है, SC ST को। तो ये तो जातिगत आधार पर हो गया। फिर जाति के आधार पर हम देखें प्रशासन। प्रशासन का मतलब है नौकरी, कि नौकरियों में भी क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। तो संविधान बना तो मूल संविधान में आरक्षण दे रखा था किसे, SC और ST दोनों को आरक्षण दे रखा था। किस में दे रखा था, नौकरियों में। लेकिन फिर आगे जा कर के OBC को भी आरक्षण दिया गया। तो OBC को केंद्र की नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया, 27% आरक्षण दिया गया। और ये कब से लागू हुआ, 1993। तो 8 सितंबर 1993 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। तो यहाँ पर हम देखें तो शासन में भी, ठीक है, जाति के आधार पर क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, इन्हें प्रशासन में भी क्या प्राप्त है, आरक्षण प्राप्त है। तो जाति और प्रशासन की हम बात कर लें। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं राज्य राजनीति में जाति। राज्य राजनीति में जाति। राज्य राजनीति का मतलब है कि राज्य में जिसकी सरकार है। तो देखो एक तो केंद्र हो गया, तो केंद्र की अपेक्षा, केंद्र के बजाय राज्य जो है उसमें ज़्यादा प्रभाव किसका होता है, जाति का प्रभाव होता है। तो केंद्र की तुलना में राज्य का जो शासन होता है उसमें जाति को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर जो भी राजनीतिक निर्णय होता है उसमें जाति बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। जैसे हम बात कर लें उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये दो राज्य तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अपने राजस्थान भी है, तमिलनाडु है, केरल है। तो ये जो कुछ राज्य हैं, इन राज्यों में जातिगत आधार पर शासन को क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। तो यहाँ पर केंद्र की तुलना में राज्य में जातिगत प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। जो भी निर्णय होते हैं वो जाति के आधार पर होते हैं। और आज हम अंतिम बिंदु ले लेते हैं अपना
चुनाव प्रसार में जाति का सहारा। तो चुनाव प्रसार में जाति का सहारा, इससे क्या तात्पर्य हुआ कि देखो, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में राजनीतिक दलों का एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से चुनाव में जीतना। अब उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे व्यक्ति को उस चुनाव में बुलाया जाता है जो उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो उन्हीं की क्या होता है, जाति से संबंधित होता है। तो वो व्यक्ति वहाँ आकर के बताएगा कि देखो, ये अपनी पार्टी का प्रतिनिधि है और मैं आप सबका हितैषी हूँ, इसलिए आप जो हैं, ठीक है, वो इसे क्या दें, वोट दें। तो यहाँ पर इस प्रकार से निर्णय हुआ कि कोई बड़ा व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो अपनी जाति के आधार पर अपनी जाति के जो वोट हैं, ठीक है, अपनी राजनीतिक पार्टी के उस सदस्य को दिलाने का क्या करता है, प्रयास करता है, ताकि वो चुनाव में क्या हो जाए, जीत जाए। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जाति की भूमिका जो है वो शासन में होती है।